तो हमने बात कर ली है इन्वायरमेंट लॉज कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज़ की, स्पीसीज़ वाले की भी बात कर ली। अब बात करेंगे हम पॉल्यूशन के। टोटल 30 क्वेश्चन आए थे भाई पॉल्यूशन के, है ना। पॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बिकॉज पॉल्यूशन हमेशा न्यूज़ में रहता है। कभी दिल्ली वाला पॉल्यूशन हो गया, कभी कहीं और का पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन जो है इमर्जिंग टॉपिक्स में है ना। हर साल देखने को मिल रहा है भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, कभी 2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो उसके लिए हमको पॉल्यूशन के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का तो वेटेज पता ही है भाई कि एक तिहाई नहीं 1/5 वेटेज होता है इसका। 100 में से 20 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का ही आते हैं। ओके, तो पॉल्यूशन से क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं सारे, जो 22 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पॉल्यूशन के टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है 47 नंबर का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में क्वेश्चन आया था। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस न्यूज़ में थी उस समय बहुत ज़्यादा, इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की बात करनी है। 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बात है यार। 24 आवर जो एवरेज है वो हमारे पास 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड हमारे पास मोर देन 15 नहीं होना चाहिए, एंड हमारे पास जो 1 ईयर का जो एवरेज है वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, है ना। इंक्लीमेंट वेदर का मतलब क्या होता है यार। तो ये बोल रहा है इन ईयर दी हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट वेदर का मतलब पहले समझना पड़ेगा, वेट या फिर कोल्ड वेदर को हम क्या बोलते हैं, इंक्लीमेंट वेदर। तो हमारे पास जो पॉल्यूशन होता है वो जनरली हमको देखने को मिलता है वार्म सीजन में, है ना। जनरली जो पॉल्यूशन जो होता है वो हाई होता है ड्यूरिंग विच सीजन, ड्यूरिंग दी वार्म कंडीशन, है ना। वार्म कंडीशन जब रहता है तब हमारे पास देखने को मिलता है सनी वेदर में जो पॉल्यूशन है वो हाईएस्ट होता है किसका, ओजोन पॉल्यूशन। ओके, बिकॉज ओजोन जो है ग्राउंड लेवल पे बनता है रिएक्शन ऑफ सनलाइट एंड पॉल्यूटेंट से। मतलब जो ओजोन है ना, जो हमारे पास सेकेंडरी ओजोन, मतलब जो ट्रोपोस्फियरिक ओजोन जो हम बोलते हैं, ट्रोपोस्फियरिक ओजोन जिसको हम तो ट्रोपोस्फियरिक ओजोन बोलते हैं, वो कैसे बनता है भाई, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस नाइट्रस ऑक्साइड्स जो कंपाउंड्स हैं वो सनलाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो पान बनता है। पान मतलब परऑक्सी एक्राइल नाइट्रेट प्लस ओजोन, तो ये बना है हमारे पास। तो ये सनलाइट जब सन है तब बनता है हमारे पास ओजोन वाला, पॉल्यूशन वाला ओजोन, जो कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। नॉट इन दी इंक्लीमेंट, मतलब कोल्ड और वेट और कोल्ड वेदर में नहीं बनता ये। PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। PM10 नाम समझ रहा है, बड़ा है। PM10 बड़ा है तो बड़ा होगा तो लंग्स के अंदर बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, छोटा होगा PM10। PM 2.5 छोटा होगा तो PM 2.5 क्या करता है, पेनिट्रेट कर लेता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। बिल्कुल सही बात है यार, एक्सेसिव ओजोन से अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा D, तो कट जाएगा B 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2022 में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द इन्वायरमेंट इज अ कॉज ऑफ एसिड रेन। इनमें से कौन सा एक्सेस रहेगा तो हमारे पास एसिड रेन हो सकता है ना। इनमें से कौन सा एक्सेस रहेगा तो एसिड रेन हो सकता है। एसिड रेन में सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड जब हमारे पास वाटर के साथ नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा। एंड सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, और वही तो हमारे पास एसिड रेन्स कर आते हैं। सो ओजोन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा B 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 49 है, देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन सी वाटर इन इंडिया, है ना। जो कंसर्न है वो किसकी वजह से है, इंक्रीज इन द हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो बढ़ रहा है इंडिया के अंदर सी वाटर में, है ना। क्या पूछा गया हमसे, व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द फिनोमिना, मतलब जो ये एल्गल ब्लूम हो रहा है उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। 2011 में ये क्वेश्चन आया था यार। डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एस्चुरीज, बिल्कुल सही बात है। जब न्यूट्रिएंट यहाँ पे आएंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास, एल्गल ब्लूम होगा भाई, बिकॉज तभी तो एल्गी ग्रो करेगा न्यूट्रिएंट की वजह से। रन ऑफ जो है लैंड से, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग मानसून, बिल्कुल से लैंड से जो रन ऑफ होगा उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे जो कि आएंगे, बहुत सारे एल्गीज होंगे जो कि आएंगे
मानसून के समय डिपॉजिट कर जाएंगे तालाब में, तो भी ये भी एक कारण है हमारे पास एल्गल ब्लूम का। एंड अपवेलिंग ऑफ सी, अपवेलिंग ऑफ सी भी एक कारण है किसके वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है भाई, अपवेलिंग ऑफ सी की वजह से भी क्या होता है, हमको हार्मफुल एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है ना। बिकॉज जब वाटर राइज करता है टू द सरफेस, जिससे क्या होता है हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है ना वो ऊपर आ जाता है यार, और जब न्यूट्रिएंट ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ होगा तो यहाँ पे हमारे पास एल्गीज का भी ग्रोथ होगा। तो ये सारे के सारे कारण हैं किसके, एल्गल ब्लूम के। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट की फॉर्म में देखने को मिल सकता है भाई ड्रिंकिंग वाटर में, हमसे पूछा गया है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, क्या आर्सेनिक जो है वो पॉल्यूशन की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है यार, आर्सेनिक देखने को मिल सकता है, फ्लोराइड देखने को मिलता है, यूरेनियम देखने को मिलता है, सॉर्बिटॉल, फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारे पास पॉल्यूटेंट के फॉर्म में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, बिकॉज हमारे पास और भी है बहुत सारे यार, है ना। तो जनरली हमारे पास ये जो आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक कहाँ से देखने को मिलेगा, कौन सी चीज़ों से आर्सेनिक हमारे पास जनरली देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सोर्सेज देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से, या फिर ऑयल स्पिल्स हैं वहाँ से हमारे पास देखने को मिलता है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा भाई करेक्ट, हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। 151 है, ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ होल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट, है ना। 2013 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा ई वेस्ट की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में। तो बेरिलियम क्या एक ई वेस्ट है भाई, बिल्कुल सही, बेरिलियम इज अ ई वेस्ट। बेरिलियम कहाँ पे देखने को मिलता है हमको, मदरबोर्ड में हमारे पास क्या होता है, बेरिलियम होता है यार। ओके, कैंडिमम क्या है हमारे पास, ई वेस्ट है क्या, बिल्कुल सही बात है। कैंडिमम हमारे पास कहाँ से देखने को मिलता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है ये। ओके, सो दिस इज ई वेस्ट, इट इज ई वेस्ट। क्रोमियम भी एक ई वेस्ट है, बिकॉज क्रोमियम हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो स्टील प्लेट्स होते हैं ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट्स, उसमें हमारे पास ये देखने को मिलता है। ओके, हेप्टाक्लोर जो है वो क्या हमारे पास एक हेप्टाक्लोर क्या हमारे पास एक ई वेस्ट है भाई ना, हेप्टाक्लोर एक ई वेस्ट नहीं है। मरकरी की वेस्ट है क्या, बिल्कुल सही है। मरकरी जो है वो हमको पीसीबीज जो होते हैं ना, जो स्विच होते हैं उनमें से हमारे पास देखने को मिलता है। लीड जो है वो भी एक हमारे पास ई वेस्ट है क्या, बिल्कुल सही है, बिकॉज जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते हैं वहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लीड देखने को मिलता है। प्लूटोनियम एक ई वेस्ट है क्या, बिल्कुल सही है, प्लूटोनियम एक ई वेस्ट है। ऐसे लोगों को लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट यार, बिकॉज प्लूटोनियम इज नॉट अ ई वेस्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, एसिड रेन इज कस्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, देखो एसिड रेन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एसिड रेन के ऊपर, है ना। PYQ रिपीटेड बोलते हैं इसको। ये एसिड रेन वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, 2013 में क्वेश्चन आया था एसिड रेन के ऊपर। हमको बात किसकी करनी है, एसिड रेन जो है वो क्यों होता है ना, बिकॉज ऑफ दी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और नाइट्रिक एसिड बनता है यार, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये वीक होते हैं ना, वीक होते हैं ये, ऐसे नहीं होता स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन अमोंग, अभी मैंने बताया भाई पान एंड ओमेरिजान, ओजोन जो है ये हमारे पास क्या हो गया, परऑक्सी एस्क्राइल नाइट्रेट प्लस ओजोन जो है वो कब बनता है भाई, वो बनता है जब नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सन या फिर हीट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं भाई फोटोकेमिकल स्मॉग। इसको क्या बोलते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड रिजल्टेंट, फोटोकेमिकल स्मॉग इज द रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमोंग, है ना। रिएक्शन अमोंग व्हाट, रिएक्शन अमोंग, देखो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो होगा, लो टेम्परेचर तो नहीं होगा, इवनिंग में भी लो टेम्परेचर होता है ना। जब नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जब रिएक्ट करते हैं, है ना, तो ये बनता है भाई। ओके,
हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग जिसको समर स्मॉग भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो जाके रिएक्ट करता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है ओजोन यार, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 54 है इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नोन एज एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स की बात करनी है विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग, है ना। एफ्लाटॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करता है ये हमसे पूछा गया है। एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस बाय 2013 में क्वेश्चन आया था। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है एक फंगस है ना, जो मोल्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास मेन है एस्परजिलस, है ना, फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस, वो हमारे पास क्या करते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ना। मोल्ड्स मतलब फंगस की बात हो रही है, एंड फंगस में भी हमारे पास कौन से फंगस की बात हो रही है यार, फंगस में भी हमारे पास कौन से फंगस की बात करी है, बात हो रही है एस्परजिलस। दो स्पीसीज हैं फ्लेवस एंड पैरासिटिकस। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री। 2014 में क्वेश्चन आया था स्टील इंडस्ट्रीज के द्वारा कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज किए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स के सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों हमारे पास रिलीज होते हैं फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 56 है देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, व्हाई। 2014 में क्वेश्चन आया था यार, नैनो पार्टिकल्स कंसर्न है यार, क्यों, बिकॉज दे कैन एक्यूमुलेट इन एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बायो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ये बायो एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, बायो मैग्निफिकेशन भी कर सकते हैं। बायो मैग्निफिकेशन हमारे सक्सेसिव ट्रॉफी लेवल में एक्यूमुलेट होना, और बायो एक्यूमुलेशन मतलब हमारे पास एक इंडिविजुअल के अंदर एक्यूमुलेट होना, इसको बायो एक्यूमुलेशन। एंड दे कैन एंटर द फूड चेन, बिल्कुल सही बात है। एंड दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये भी सही है यार। तो हमारे पास करेक्ट क्या पूछा गया है हमसे, करेक्ट होगा यहाँ पे, करेक्ट क्या हो जाएगा D 1 2 3, सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है brominated flame retardants are used in many household products like mattresses, है ना, upholstery, why is some concern about their use। जो brominated flame retardants हैं उसका कंसर्न क्या है, उसका इस्तेमाल करने से क्या दिक्कतें होती है, ये हमसे पूछा गया है। 2014 में क्वेश्चन आया था यार। दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट। जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं वो रेसिस्टेंट होते हैं क्या, वो रेसिस्टेंट होते हैं क्या डिग्रेडेशन से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में रिड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं, वो तरह से खतरा है भाई इन्वायरमेंट के लिए। एंड दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है, इनका बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है। दे आर टॉक्सिक ऑल्सो, है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा B both 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 58 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2016 में क्वेश्चन आया था, हमसे पूछा गया है जो ग्रीन इंडिया मिशन था उसका एम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड द स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। तो क्या ये ग्रीन अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है भाई, नो। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ग्रीन अकाउंटिंग की बात नहीं करता, है ना। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल। भाई हमारे पास फूड सफिशिएंट है हम लोग। जो ग्रीन मिशन है ना, ये बात करता है टू रिस्टोर एंड एनहांस फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, बिल्कुल सही बात है। ये बात करता है कि हम क्या करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये बात किसी करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करता है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ हाउ मच 50 to 60 मिलियन टन्स इन 2020। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C 3 ओनली। क्वेश्चन 59 देखते हैं, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से एटमॉस्फेरिक गैसेज का इस्तेमाल किया था। ये 2016 में क्वेश्चन आया था यार, कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास
एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे पास 8 गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता यहाँ पे, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, मीथेन का नहीं किया जाता। ये गैसेस हैं PM2.5, PM10, ये ऐसे लिखो, SO2 लिखो, NO2 लिखो, अमोनिया लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, लीड लिखो एंड ओजोन लिखो। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B 2 3 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। तो हमको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर व्हाट? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई अल्टीट्यूड रीजन। तो ये हमारे पास पॉल्यूशन देखने में काम आता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या देखने के लिए काम आता है? पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक। तो हमको बात करनी जो बायो रेमेडिएशन टेक्निक है उसके एडवांटेजेस की बात करनी है, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर। बिल्कुल सही बात है भाई, जो नेचर में जो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस हो रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं? एनहांस करने की बात करते हैं। ओके, उसको फास्ट कर देते हैं, जो बैक्टीरिया जो डिकम्पोज कर रहे हैं उसको फास्ट करते हैं एयर प्रोवाइड करके। एनी कंटामिनेट विथ हैवी मेटल सच एज कैंडियम एंड लीड कैन बी रेडियली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड और ट्रीटेड बाय बायो रेमेडिएशन। देखो भाई, एक्सट्रीम वर्ड है, रेडियली एंड कम्प्लीटली बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या करते हैं? बायो रेमेडिएशन नहीं करते, बायो एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रेमेडिएशन। बिल्कुल सही बात है यार, जैसे हमारे पास ऑल ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हमने कभी कभी डिस्कवर किए हैं, जैसे कि एल्कोनिवोरॉक्स एक बैक्टीरिया है जो कि ऑयल ईटिंग एबिलिटी रखता है, क्लीन करता है हमारे पास ऑयल स्पिल्स को। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर क्या जाएगा? C। 62 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बट व्हाट और इज आर द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। मैंने बोला कि देखो भाई, एल्गी बेस्ड फ्यूल बनाना ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन इसके क्या क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है लिमिटेशंस क्या है ना। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बनाने का लिमिटेशन क्या है? 2017 में हमसे पूछा गया था यार। पहला है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट। गलत बात है भाई कि सी पर सिर्फ सी में प्रोड्यूस कर सकते हैं एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, गलत बात है। हम इसको कॉन्टिनेंट के अंदर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ग्राउंड वाटर में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, वेस्ट वाटर में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल एक्सपर्टीज अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। ये भी सही बात है यार, अगर हमको प्रोडक्टिव बनाना है तो हमको बड़ा करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B 2 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। 2018 में क्वेश्चन आया था, जो हैवी सैंड माइनिंग है रिवर बेड में, उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करनी है, क्या क्या उसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं हमको, ये हमसे पूछा गया है। डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, क्या सैलिनिटी कम हो जाएगा? नो भाई, इससे हमारे पास सैलिनिटी बढ़ सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज अगर सैंड निकाल दिए गए तो सलाइन वाटर जो है सी से ज़्यादा आ सकते हैं अंदर। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है, आपने सैंड निकाल दिया तो ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हो सकता है। वाटर टेबल लोअर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। तो दिक्कतें हो जाएंगी भाई, जो कुएँ हैं वहाँ पानी नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे रेत है ना यार, रेत जो है रेत की जगह चला गया तो वहाँ पानी जाएगा, तो जो ग्राउंड वाटर वो भी कम हो जाएगा, जो वाटर टेबल है वो भी कम हो जाएगा, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा और जो वाटर टेबल है वो कम हो जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B। मेन इस क्वेश्चन में था मेन कि अगर आप समझो कि भाई सैंड माइनिंग से सैलिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा, तो सैलिनिटी बढ़ेगा, बिकॉज जो रेत का जो जगह था वो खाली हुआ, उसको जो सी से जो खारा पानी था वो आके रिप्लेस कर देगा।
क्वेश्चन नंबर 94 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। जो टर्म है पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन 2019 में क्वेश्चन आया था, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है भाई? एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स नो, नेचुरल गैस एक्सटेंशन नो, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स नो, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल सही है। पारो देवदास को पसंद नहीं करती, तो पारो जो है ना, वो कभी भी देवदास के साथ नहीं रहेगा। देवदास यहाँ पे क्या है भाई? ऑक्सीजन। तो पैरालिसिस जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एंड इंसिनरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है हाई टेम्परेचर पे, है ना। सो इसका क्या हो जाएगा? 64 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 64 का आंसर हो जाएगा डी। 65 है, वाई इज़ देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबेट्स। 2019 में क्वेश्चन आया था माइक्रोबेट्स के ऊपर, है ना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में जब रिलीज़ किए जाते हैं ये माइक्रोबेट्स, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या दिक्कतें होगी ये हमसे पूछा गया है। दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मराइन इकोसिस्टम, कि ये मराइन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हैं भाई? बिल्कुल सही है, मराइन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, बिकॉज इससे क्या होता है भाई? इससे क्या होता है, हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है या फिर बायोक्यूमुलेशन भी हो सकता है ना। दे का स्किन कैंसर नो, है ना। दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब, गलत बात है यार। फाउंड मोस्ट इन फूड एडल्ट्रेंट्स, गलत बात है। मेनली तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोबिट्स का एग्जांपल अगर हम बात करें तो जनरली ये पॉलीथीन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, है ना, उससे ये बनते हैं भाई। ये सॉलिड प्लास्टिक होते हैं, दिस आर टाइप ऑफ सॉलिड प्लास्टिक, ओके, लेस देन 1 मिलीमीटर, है ना। इन्होंने जो हमारे पास BIS है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसने बोला कि माइक्रोबिट्स आर अनसेफ फॉर यूज इन कॉस्मेटिक्स, है ना। तो उसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास ए होगा। फूड एडल्ट्रेंट्स में तो नहीं मिलता, प्लास्टिक है तो खाने में कौन डालेगा भाई, है ना। दिस आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब क्रॉप प्लांट इन इरीगेटेड फील्ड ना, उतने छोटे नहीं होते, प्लास्टिक है कैसे एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स उसको। एंड स्किन कैंसर तो करेगा बोल के ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ पर्सनल केयर प्रोडक्ट में ये एक्सफोलिएटिव के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, बट इसके कुछ भी हमारे पास अभी तक ऐसे स्किन कैंसर करता है बोल के कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है यार, ठीक है। मेन यहाँ पे हमको देखने को मिला था जो हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स था या फिर हमारे पास रिसर्चर्स ने बताया था, इस समय न्यूज़ में था कि जो माइक्रोबेट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लास्टिक्स जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास हेल्थ को, ब्रेन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा कंसिडरली अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमसे यहाँ पे न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू और अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बार बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, करेक्ट हमसे पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो आर्टिक ग्लेशियर्स हैं जिनके अंदर मीथेन हाइड्रेट्स ट्रैप है ना, आर्टिक के अंदर, अंटार्कटिक के अंदर जो मीथेन गैस ट्रैप्ड है वो हमारे पास, मतलब जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं वो ट्रैप्ड हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, रिलीज होंगे, एंड जिससे मीथेन गैस भी रिलीज होगा। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर, बिल्कुल सही बात है। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू, बिल्कुल सही है। मीथेन जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनाता है यार, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है बहुत समय तक अगर ये एटमॉस्फेयर में रहता है तो, ठीक है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन 2019 में आया था, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर टू बर्निंग ऑफ क्रॉप। बर्निंग ऑफ क्रॉप से क्या क्या रिलीज होगा, जो बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज है उसको जो फरारी जलाते हैं, है ना, जो स्टबल बर्निंग करते हैं उसमें से क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। मीथेन रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। ओजोन भी रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलते हैं स्टबल बर्निंग से, ठीक है। और भी हमसे पूछ सकता है भाई, अमोनिया भी रिलीज होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं, SO2 तो हमने देख लिया भाई, NH है ना, नॉन माइक्रोडिग्रेडेबल हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं भाई। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें निकलती हैं भाई स्टबल बर्निंग से। तो हर साल स्टबल बर्निंग न्यूज़ में आता है, खासकर दिवाली के समय जब वहाँ पे पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो जलाते हैं फरारी को, है ना, तो स्टबल बर्निंग इसीलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो हमको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। 2020 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन से रीजंस हैं भाई जिसकी वजह से हमारे पास बेंजीन पॉल्यूशन हो रहा है। क्या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में बेंजीन रहता है,
क्या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में बेंजीन रहता है? बिल्कुल सही है यार। टोबैको स्मोक के अंदर बेंजीन रहता है? बिल्कुल सही है यार। वुड बर्निंग में हमारे पास बेंजीन निकलता है? बिल्कुल सही है। एंड वर्निस्ड है ना, यूजिंग वर्निस्ड वुडन फर्नीचर, इसमें भी बेंजीन रहता है। अगर हमने पॉलीयूरेथीन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए तो क्या इसमें बेंजीन रहता है? बिल्कुल सही है, सब चीज़ों में बेंजीन रहता है। बेंजीन मतलब ये वाला बेंजीन यार, है ना, ये रहता है भाई सारी चीज़ों में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब चीज़ पूछा गया है। जनरली का लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल होता है, रबर्स में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होता है, कुछ ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है। तो बेंजीन जो है जनरली हमारे पास सारी चीज़ों में रहता है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, ये प्लास्टिक में देखने को मिलता है। सो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में बेंजीन रहेगा, टोबैको स्मोक में बेंजीन रहेगा, जब लकड़ी को जलाएंगे तो भी बेंजीन रहेगा, जो फर्नीचर्स होते हैं उसमें बेंजीन होता है, पॉलीयूरेथीन जलाने से भी, इसके इस्तेमाल से भी हमारे पास बेंजीन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल? इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल के लिए एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल? नेशनल पॉलिसी जो इंडिया की है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन यार। कसावा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कसावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डैमेज वीट ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंड नट मूंगफली के ऑयल से अभी तक तो बायोफ्यूल नहीं बनाया गया है, ग्राम ऑयल से भी नहीं बनाया गया। सड़े हुए पोटैटोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेट हमसे पूछा गया, कैरेट हो जाएगा ए, कैरेट हो जाएगा ए, है ना। हॉर्स ग्राम का मतलब क्या होता है यार? हॉर्स ग्राम मतलब ये भी चना का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? 2020 में क्वेश्चन आया था एक, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को पूछा गया था। इट इज़ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है वो किस मॉनेटरी वैल्यू फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है? लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। मतलब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या बोलते हैं भाई? क्या जो लॉन्ग टर्म डैमेज है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। बिल्कुल सही है। जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1 साल में कितना डैमेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस फॉर सिटीजन, नो इट इज़ नॉट द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन न्यू प्लेस, नो। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू फूड टू दी कार्बन फुटप्रिंट्स ऑन दी प्लेनेट अर्थ, नो। मतलब 1 टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया किसी ने, उसका लॉन्ग टर्म जो डैमेज जो है इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन कब आया था भाई? 71 नंबर का 2020 में आया था। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। क्या कोल ऐश के अंदर आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी होता है भाई? बिल्कुल सही बात है यार, आर्सेनिक होता है, लीड होता है। कोल ऐश मतलब जो राख होता है ना, किसी भी चीज़ को जलाने से जो मिलता है उसमें हमारे पास आर्सेनिक होता है, लेड होता है, मरकरी होता है, कैंडिमम होता है। और किसी चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर डिस्पोजल की ज़रूरत है, बिकॉज ये क्या कर सकते हैं? वाटर, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, एयर को पोल्यूट कर सकते हैं। कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, कोल को जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। बिल्कुल सही बात है, इंडियन कोल के अंदर हाई एश कंटेंट होता है, ज़्यादा राख निकलता है इंडिया के अंदर, इसीलिए कंसर्न है ये। कैट हमसे पूछा गया, कैट हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 72 है, वाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? तो 2021 में क्वेश्चन आया था कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के लिए, है ना। जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है उनका कंसर्न क्यों है यार? दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट। जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, है ना, क्या वहाँ पे ये लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं भाई? हैं, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होता भाई, ठीक है, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होता कॉपर से। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आर्सेनिक का ये लीचिंग कर सकते हैं, कैंडिमम का लीचिंग कर सकते हैं, लीड का लीचिंग कर सकते हैं, है ना। इसको कंपोजिशन को देखते हुए, उसके ओर में क्या क्या है उसको देखते हुए। एंड दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। बिल्कुल सही बात है, स्मेल्टिंग से क्या निकलता है भाई? हाई अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं,
हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलता है, बट यहाँ पे कार्बन तो है ही नहीं कहीं पे, तो कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे कार्बन वाले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिलीज नहीं होगा यार। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल की बात करनी है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। फर्नेस ऑयल जो है वो ऑयल रिफाइनरीज का प्रोडक्ट होता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, जो फर्नेस ऑयल है वो ऑयल रिफाइनरी से जनरेट होता है। एंड सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट पावर, बिल्कुल सही है। ऑयल फर्नेस जो है ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल होता है, मतलब ऑयल रिफाइनरी से इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं पावर जनरेट करने के लिए कुछ फैक्ट्रीज इसको। एंड इट कैन कॉज सल्फर एमिशन, बिल्कुल सही बात है। फर्नेस ऑयल है तो कार्बन है, कार्बन है तो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है तो यहाँ पे सल्फर भी रिलीज होता है साथ में। ओके, ऑयल्स के अंदर सल्फर कंटेंट हाई होता है। तो कट हमसे पूछा गया है भाई, कट हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोजेनेटिव प्रॉब्लम्स। जो मैग्नेटाइट पार्टिकल है, नॉट मैग्नेटिक, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स है ना, और में जो है वो न्यूरोजेनेटिव प्रॉब्लम्स करते हैं, ऐसा बोला जाता है। आर जनरेटेड एज पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस जगह से पॉल्यूटेंट के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये हमसे पूछा गया था 2021 के अंदर। कहाँ से ये पॉल्यूटेंट के फॉर्म में रिलीज होते हैं? क्या मोटर व्हीकल के ब्रेक से यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटाइट रिलीज होता है भाई? मोटर व्हीकल्स के यहाँ पे मोटर व्हीकल्स के ब्रेक से रिलीज होता है, बिल्कुल सही है यार। इंजन के मोटर से हमारे पास क्या निकलता है? इंजन के मोटर से नहीं, मोटर व्हीकल्स के जो इंजन है वहाँ से हमारे पास मैग्नेटाइट और मैग्नेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। माइक्रोवेव स्टोव से भी रिलीज होता है यार, जो कि न्यूरोजेनेटिव डिसीज कर सकते हैं। पावर प्लांट्स तो रिलीज होगा ही होगा। टेलीफोन लाइन से भी रिलीज होते हैं। यहाँ सब चीज़ से क्या होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। एंड ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोजेनेटिव डिसीज कौन सा है? एल्जाइमर्स। इसमें आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। जो ये कॉमन कार्बन मैट्रिक है 2021 में आया था क्वेश्चन। कॉमन कार्बन मैट्रिक मतलब क्या है भाई, जिसको यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में डेवलप किया था। ये कॉमन कार्बन मैट्रिक है क्या? कार्बन फुटप्रिंट को पता करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक बनाया गया क्या? एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। जो किसी भी घर को बना रहे हैं तो उसका कितना कार्बन फुटप्रिंट है उसको एक्सेस करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक बनाया गया था, बिल्कुल सही है। एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, नो। एनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज, नो। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन द यूनिट टाइम, नो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन क्यूब। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है ना न्यूज़ में इन्वायरमेंट रिलेटेड, उसको हमको दिमाग में रखना है भाई। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे कि हमारे पास सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पे क्वेश्चन आ गया ये वाला, है ना। उसी प्रकार एक हमारे पास कॉमन कार्बन मैट्रिक पे क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आया पे ब्लू कार्बन के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो कि यूपीएससी पूछती है। 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है यार। जो कार्बन जो है कोस्टल इकोसिस्टम में हमारे पास देखने को मिलता है, ओशन इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, तो क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं, पानियों के अंदर, मैराइन इकोसिस्टम में। ठीक है, सो ये हमारे पास पॉल्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन हो गया। टोटल 30 क्वेश्चन हमने देखे यार। बहुत इंपॉर्टेंट है हमको ये समझना कि क्वेश्चन यूपीएससी किस किस टॉपिक से पूछ रही है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। ओके।